अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान में इलेक्शन माहौल के ऊपर बातचीत करेंगे। और इस वक्त तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब और सिंध के अंदर जलसे कर रही हैं। कुछ जगहों के ऊपर रुकावटें भी पैदा हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक उस तरह से इजाज़त नहीं मिल रही इलेक्शन कैंपेन की जिस तरह से तमाम सियासी जमातों को मिल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी सामने आए हैं कि जिससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के वोटर्स के ऊपर इंसार कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के वोटर्स अपना वोट ज़ाया ना करें, आज़ाद उम्मीदवारों को देकर और नौजवान क़यादत को और उस क़यादत को वोट दें जो मुल्क की बागडोर जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके चल सकती है। तो इस वक्त तमाम सियासी जमातों के सामने क्या मंशूर है, आवाम के पास वो क्या प्रोग्राम लेके जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस अभी भी सियासी जमातों को है, क्योंकि पंजाब के अंदर अभी पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता रोज़ कुछ दफातर के ऊपर हमले भी हुए हैं। तो ये सूरत हाल किस तरह से आगे चलेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम के हिस्से में। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद साहब और सेनेटर सहर कामरान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हुमायूं साहब, आपसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अब फाइनल होगी, अब ये कैंपेन का मरहला आ गया। इस वक्त आपको इंतखाबी मुहिम में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और क्या जो पहले आपके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहे थे वैसी ही सूरत हाल है या अब आपको जलसे जुलूस और रैलीज़ की इजाज़त मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उसी तरीके से ही है। हमें बिल्कुल किसी जगह पे सही तरीके से ना तो रैलीज ना जलसे किसी चीज की प्रॉपर इजाजत नहीं मिल रही। लेकिन हम लोग देखें, हम लोग एक उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे ये अभी मैटर नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस कुंदन में से गुजर गई है कि जहां पे अभी वो सोना बनती जा रही है। जिस तरीके से वो निकली है अब ये चीजें छोटी पड़ गई हैं, ये चीजें मान पड़ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, उसने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता वो एक परचेस में से गुजर के क्लीन होते हुए आगे निकल गई है। हमारे साथ वो सारे लोग जो कि बिकने के लिए तैयार होते थे वो सारे बिक गए हैं, वो सारे चले गए हैं। अभी जो लोग हैं ये खड़े हुए हैं एक आइडिया के ऊपर, एक इंसान के साथ, एक अज़म के साथ खड़े हैं। मैं नहीं समझता कि इनको अभी फर्क पड़ता है। ये बाकी चलते रहेंगे और ये इनको कोई इजाजत दे या ना दे, ये अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं या अपनी कैंपेन करेंगे। चाहे वो स्ट्रीट्स पर हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, चाहे वो रियलिटी में हो, चाहे वो वर्चुअल हो, लेकिन कैंपेन शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह व ताला आप देखेंगे कि जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये तकरीबन 266 में से तकरीबन 250 के करीब तो सीटें हैं। बाकी 6 के ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। शायद बलूचिस्तान की 4-5 ऐसी जगह जहां पे हमारे कैंडिडेट्स हम शायद ना कर पाए, अदरवाइज नॉमिनेशन तो वहां पे भी है। तो वी एक्सपेक्ट कि ये इस दफा की हुकूमत जो होगी वो आजाद लोगों की हुकूमत होगी, वो उस आजाद ख्याल लोगों की हुकूमत होगी जो उस जंजीरों में जकड़े हुए नहीं है, जो किसी की तरफ देखते हैं। लेकिन हुमायूं साहब, ये आज़ाद जो है कि इलेक्शन के बाद ये ना हो कि किसी और के मुंडेर पे जा बैठे। सर ये वो लोग नहीं होंगे तो किसी के मंडेर पे जाके बैठे हैं। ये शाहीन होंगे जो कबूतर थे, जो मंडेरों में जाके बैठते थे, वो तो उड़कर औरों की मंडेरों पे जाके बैठ गए। पीछे जो रह गए ये शाहीन है। इनके जो बसेरा है वो पहाड़ों की चट्टानों वाला है, ये किसी गुंबद पे बैठने वाले नहीं है। ये वो शाहीन है जो जिनका जहां ही और है, जिनकी फजाई और है, जिनकी उड़ान ही और है। ये वो लोग हैं जो जब खिड़की से देखते हैं ये ऊंचाई को देखते हैं। ये वो लोग नहीं है जब खिड़की से देखते हैं तो कीचड़ को जमीन में देखते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ के इस कौम की पहली बार वो चेंज लेकर आ रहे हैं जो कायद-ए-आज़म चाहता था। जो कायद-ए-आज़म चाहता था कि जो उस वक्त के जो ब्रिटिश जो राज थे ना, उससे हट के निकलना चाहता था। कायद-ए-आज़म चाहता तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन को अपना वो बना लेता था, आखिरी जैसे इंडिया ने बनाया था तो वो भी कर लेता कि चलो हम इसको कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आजाद मुल्क है,
चले आज़ाद रहे। मैं ज़रा दोबारा वापस आपकी तरफ आऊँगा। कुछ और चैलेंजेस जो पीटीआई को दरपेश हो सकते हैं। सेनेटर साहिर कामरान साहब हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कुछ कल ऐसी इतलात आई हैं कि उनके दफातर के ऊपर हमले हुए हैं। मैडम ये कुछ बताएंगी आपके क्या सूरत हाल चल रही है, और क्या पंजाब में आपको फ्री हैंड मिल रहा है? कुछ जगहों पे तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी बड़े फ्रीली कैंपेन कर रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर कैंपेन के हवाले से कैसा दिखाई दे रहा है? सहर कामरान साहब। जी बहुत शुक्रिया। अगर कैंपेन के हवाले से आप देखें तो अगर मुझे तो इस वक्त जो है जोशो खरोश नजर आ रहा है तो पीपल्स पार्टी का आ रहा है। पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे तो मैं तो खुद लाहौर में हूँ, आज 3 दिन हो गए, और मैं देखती हूँ पीपल्स पार्टी के जैसे आज भी हमारी बाइक रैली थी या इससे पहले अगर एक्टिविटीज में देख रही हूँ तो पीपल्स पार्टी के अलावा तो मुझे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। हाँ, हमसे खास जो है जो लोग हैं वो कभी हमें पहले पता लगता है कि हमारे मेंबर्स को जिन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट जमा कराए गए उनको जो है तीर का निशान नहीं मिला, पंजाब से 5 लोगों को। उसके बाद जो है फिर अब पेट्रोल बम से हमारे जो है उसमें ऑफिस के अंदर हमला करने की कोशिश की, तो हरासा करने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि हरासा करें या जो मर्जी करें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से ना किसी को फरार होने देगी, ना कोई जो है इस तरह के हथकंडे से खौफजदा होगी। हमने जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के तसलसल के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज हम एक जो है अवामी माशी मुआहिदा लेकर निकले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नुकाती मंशूर, जिसका मकसद जो है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली की तरफ लेके जाना है। हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चाहते। तो इस तरह की बातें जो है हमें खौफजदा नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक है। मैं कहूँगी आपने मुकाबला करना है, आप आए, आप आके हमसे जो है इलेक्शन वाले दिन मुकाबला करें, मगर ये जो हरकतें हैं ये मैं समझती हूँ गैर मुनासिब है, ये ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक सवाल ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जितनी भी तकरीर की हैं वो यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, और इस तकरीर में वो ये भी मुखातिब कर रहे हैं कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे तो आपका वोट ज़ाया होगा। पीपल्स पार्टी जो है कि 50-55 साल इसकी उम्र हो चुकी है, तो अब आप नहीं समझते कि आपको क्यों दूसरी पार्टी के वोटर्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ रहा है? क्या आपका अपना वोट बैंक उस तरह से नहीं एक्सपेंड कर सका? क्या वजह है कि आपको पीटीआई के वोटर्स को बार बार कहना पड़ रहा है जी कि आप जो है कि वोट ज़ाया ना करें आज़ाद लोगों को, बल्कि पीएस पार्टी को या नौजवान की आदत को दें? हम पीपल्स पार्टी के वोटर्स से बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम से बात कर रहे हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब इज अ बर्थ प्लेस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमारा घर था। लेकिन इसी पे एक जो है मुनज़्ज़म जो मैं कहूँगी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से दूर रखा गया। जो है इसी तरीके से हम कहेंगे कि पहले एक लाडला मैन्युफैक्चर हुआ, फिर उसके बाद एक और लाडला मैन्युफैक्चर हुआ। देखिए पीपल्स पार्टी तो इन तमाम मराहिल से गुजर गई, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है अगर मैं आज देखती हूँ लाहौर के अंदर, तो पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, पीपल्स पार्टी का जो जाला है, पीपल्स पार्टी का चाहने वाला है, वो बहुत मुतहरिक है और पूरी उम्मीद भी है। 2007 के दिसंबर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसके बाद हम 2008 में फिर भी इलेक्शंस में गए। 2013 के अंदर जो है सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि जो है पीपल्स पार्टी को पंजाब में कैंपेन ही नहीं करने दिया गया। 2018 में आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया। अब ये जो मर्जी करें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो है वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। वो यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, कमिटेड भी है, और वो पाकिस्तान को जो है एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और जो हम नौजवानों की बात करते हैं तो आप उनके 10 नुकात में देखें कि उन्होंने यूथ को एक स्पेशल फोकस दिया है कि नौजवानों को यूथ सेंटर्स बने हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनको तमाम फैसिलिटीज हो, उनकी रहनुमाई की जाए, तालीमी इदारों को इंडस्ट्री से मुंसलिक किया जाए, उनको जो है कैरियर काउंसलिंग की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, आसान कर्जे फराहम करने के लिए यूथ कार्ड दिया जाए, उनको उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाए। तो पीपल्स पार्टी बहुत फोकस है, चाहे वो पाकिस्तान के किसान हो, वो हारी हो, वो नौजवान हो, वो खवातीन हो, वो जो है वो लोग हो
जो कि मुस्तहिक है, जिनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, चाहे जो हमने पीपल्स पार्टी ने ये अहद किया है कि हर मुस्तहिक शख्स को 300 यूनिट तक फ्री बिजली फराहम करेंगे सोलर एनर्जी के जरिए, और ये सिर्फ में हो रहा है। हम सोलर एनर्जी से भी बिजली पैदा कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी से भी पैदा कर रहे हैं, हम कोल से भी बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, और हम जो है न्यूक्लियर पावर से भी बिजली पैदा कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्री सेहत का निज़ाम, सिंध के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री सेहत का निज़ाम है, तालीम, यकसा तालीम सबके लिए। तो पीपल्स पार्टी को वो तमाम इश्यूज जो पाकिस्तान के अवाम के हैं उनको एड्रेस करना चाहती है, और इसीलिए हम अपने वोटर्स को मुखातिब कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब कर रहे हैं। मैं हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। हुमायूं साहब, आपके कंपेन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपके वर्कर्स खुद जो है कि वो एक्टिव हुए हुए हैं, आपका ख्याल ये भी है कि आज़ाद जीतेंगे और वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि कहीं ऐसी भी प्लानिंग शायद हो रही हो कि आपकी अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट कमेटी बनाई थी जिसको 20 जनवरी तक, गालबन 20 या 21 जनवरी तक आज लास्ट डेट थी उसकी, कि जो 9 मई के मामलात सारे के सारे हुए कि उसके ऊपर अपनी कोई रिपोर्ट मुरतब करके दें और ज़िम्मेदारी का तयन करें। क्या ये इस तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहे कि यही अगर कैबिनेट कमेटी ये कहती है कि उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात थी, और फिर जमात के ऊपर अगर वो पाबंदी लगा देते हैं तो फिर तो आपके आज़ाद हैसियत में और इलेक्शन का सारा जो है कि मामला आपका गोल हो सकता है? देखिए, इस तरह यह है कि अगर वो हमारे ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो वो तो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देंगे विद इन 15 डेज टू सुप्रीम कोर्ट ना, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि वाकई होता या नहीं होता। क्या वो उसमें प्रूव कर सकेंगे कि इसके अंदर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी थी या नहीं थी? पहले तो वो प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या नहीं थी। ये सारी चीज में रही बात ये इस गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट में जिसके जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है सोलंकी साहब, वो मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे होते हैं कि ये जो हुआ है पीटीआई के साथ ये बहुत अच्छा हुआ है। जब वो इस किस्म के मिनिस्टर्स बीच में बैठे हुए हैं, जब इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके हर एक बात से लग रहा है कि वो बायस्ड हैं, जब हम जिस तरीके से ये गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो केपी में, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो सिंध में है, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जब हमारे जलसे होते हैं या कोई वर्कर्स कन्वेंशन होती है बलूचिस्तान में, तो वो उस ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ देता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन ना हो सके। जब केपी में हमारे वर्कर कन्वेंशन होते हैं तो उसमें जो भी लीडरशिप जारी होती है उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। जब पंजाब में होता है तो उनके ऊपर लाउड स्पीकर एक्ट लगा दिया जाता है। जब इस किस्म की गवर्नमेंट होगी वो करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप इनसे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनसे ज्यादा आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट सकते। लेकिन हम उस सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ मिल सकता है, इंसाफ मिल भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो रही बात जब वो आएगा तो लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम, लेकिन टिल दैट डे, टिल द लास्ट बॉल, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, हम लोग अपनी जगह पे लड़ेंगे, हम उस कॉज के लिए लड़ेंगे जो इस मुल्क का कॉज है। आपका क्या मतलब है? ये अवाम इतनी बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आती, सिर्फ इसी हुकूमत वालों को समझ आती है कि क्या हो रहा है, सिर्फ इन्हीं के अंदर अकल है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये जो तकरीबन 25 करोड़ अवाम है उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अवाम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो रही है तो क्या इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अवाम समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया? क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि ये इसको उस तरफ इतना घसीट के लेकर जा रहे हैं कि एंड में इन्हीं को अपने आप को नुकसान होना शुरू हो जाए? इतने बेवकूफ अगर ये हुकूमत है कि वो यहां तक जा रही है कि अपने मकसद के लिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी को कत्ल करने जा रही है। ये जो इस दफा मेरी नजर में ये जिस तरीके से बल्ले का निशान लिया गया है, ये जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल किया था, इस तरीके से ये एक पॉलिटिकल पार्टी को कत्ल किया। अच्छा हुमायूं साहब, एक चीज ये बल्ले का निशान आपने बात की कि अभी ये भी ख्याल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ तफसीली फैसला शायद इसी हफ्ते में चंद दिनों के अंदर दे दे और आप रिव्यू पिटिशन भी करने जाएंगे, और क्योंकि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसमें यह है कि बड़ा बेंच बनेगा, तो आप समझते हैं कि आपको ये निशान मिल सकता है इलेक्शन से पहले वापस? और दूसरा जो है कि क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 मुकदमात रह गए हैं जिनमें आपके चेयरमैन अभी कैद हैं और उनकी ज़मानत की तारीख भी शायद फिक्स हो रही है, तो आप समझते हैं इलेक्शन से पहले ये दोनों काम हो सकते हैं? इमरान खान भी वापस आ सकते हैं, बल्ले का निशान भी मिल सकता है?
देखिए, मेरी नज़र में बल्ले का निशान अगर इन लोगों ने अगर इन बल्ले का निशान ना दिया गया तो जिस तरीके से 20 इतने सालों बाद 40 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशियल मर्डर के बाद आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान। आज से चंद सालों बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या ये लोग चाहेंगे, क्या आज की जुडिशरी ये चाहेगी कि उनका नाम उस वक्त लिया जा रहा हो कि यार उस वक्त इन लोगों ने जुडिशियल मर्डर किया था। क्या हम लोग उस वक्त जिसमें हमने पूरे सेशन में एक दफा भी ये डिस्कस नहीं हो रहा था कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट, क्या जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो उनसे ले लिया गया था? क्या वहां पे ये बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी हुई थी जिसको सामने रखा ही नहीं गया था? जब उन्होंने डिस्कशन हुई थी कि यार ये इलेक्शन में ये चीजें खराबी हुई थी, तो एक तरफ कहते हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो इलेक्शन कराया उसके अंदर खराबी है। तो जब इलेक्शन कराया नहीं तो इलेक्शन के अंदर खराबी कैसे हुई? और अगर इलेक्शन के अंदर खराबी है तो वो इलेक्शन कमीशन के उसमें आते ही नहीं, इख्तियार में नहीं आता अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 के वो उसके अंदर दाखिल होकर ये कह सके कि ये गलत हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी गलत बातें हो रही हैं, तो हम इस चीज को देखते जा रहे हैं और हम नोट करते जा रहे हैं। और सबसे वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान की बालादस्ती और फिर आज़ादी इजहार के हवाले से इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सीनियर रिपोर्टर्स थे और अदलिया से मुतल्लिक जो रिपोर्टिंग करते हैं उनकी एक वर्कशॉप थी जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी, पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने खिताब किया। और इसके अंदर खिताबात को सुनकर ऐसे लगता था कि यकीनी तौर के ऊपर मीडिया तनकीद करता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद होती है, लेकिन जज साहब जो हैं वो उसका खैर मकदम कर रहे हैं। एक हेल्दी तनकीद जो है कि आपको आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर क्यों बेचैनी पैदा हो जाती है? सिर्फ इस दौर की हम बात नहीं कर रहे, हर दौर के अंदर जो शिकायत कुनंदा होता नहीं है, लेकिन हुकूमत ख़ुद से शिकायत कुनंदा बनकर जो है कि वो मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देती है। और इसके साथ साथ जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का इशू भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में। ये दो इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तार अहमद अली साहब, जो सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लॉ के जो प्रोसेस था उसमें भी और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बड़ा इन्होंने काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिताब कर रहे थे और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मालूमात की फराहमी का जो केस था वो भी मुख्तार अहमद अली साहब का ही था। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपका भी। पाशा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, आप तकरीबन मौजूद भी थे। ये क्यों आप समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 19 बड़ा वाज़ेह है, उसके अंदर आज़ादी इजहार बड़ी खुल के उसकी ज़मानत दी गई है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके अंदर मुतय्यन है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि हम क्यों नहीं, हुकूमत भी मीडिया के अंदर ही समटाइम जो है कि वो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म हो जाता है, लेकिन हम क्यों नहीं इसकी स्पिरिट को क्यों नहीं समझ पा रहे? या मसाइल कहाँ पर होते हैं कि जहाँ पे बसा औकात ज़रूरत से ज़्यादा हुकूमत सख्ती कर देती है या इसको जवाज़ बनाकर सख्ती की जाती है, हालांकि वहाँ पे कंप्लेनेंट होता ही भी नहीं है। बिल्कुल आप अपने हवाले से तो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ साथ कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बुनियादी हकूक़ है, हकूक़ में शामिल है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो इजहार राय कर सकता है और आज़ादी के साथ करने की जो है वो आईने पाकिस्तान ने ज़मानत दी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कदगन भी लगा दी गई हैं और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी बेसिस पे इस हद तक आज़ादी राय ना हो कि आप किसी की ज़ातियात पे हमला करें, उसको गलत तौर पे एक्सपोज करें और उसको इतना ख़राब कर दे कि वो अपने डिफेंस में कुछ कह ना सके, और अगर कहे भी तो इतना वो तूफान खड़ा हो चुका हो कि उसकी आवाज़ जो है वो दब जाए। लेकिन पॉजिटिव इज़हार राय
वो हक है। और ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ है कि उनके राइट जो है वो प्रोटेक्शन उन्हें मिलनी चाहिए, और होती भी है। और आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों कुछ 4-5 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल हम दोनों ने ये कहा कि जजेस फैसला करते हैं और जब फैसला हो जाता है तो वो फैसले और वो जजमेंट्स पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, और हर एक को हक हासिल है कि उन पे तनकीद करे, और करनी भी चाहिए। कोई एतराज़ है वो भी कर सकता है, कोई तनकीद आपने करनी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन फैसला करने वाले जो शख्सियात है जिनको हम जजेस कहते हैं, आला तरीन अदालत के जजेस होते हैं, उनकी ज़ातियात पे, उनकी बीवी बच्चों पे, उनके घर वालों पे, और उनको वो जो जिस तरह कीचड़ उछाला जाता है और ट्रॉली की जाती है, तो वो गैर मुनासिब है। ये आईन पाकिस्तान आपको ये हक नहीं देता, बल्कि किसी को भी नहीं देता। इसीलिए अब आप देखें कि आर्टिकल 19 के साथ साथ आर्टिकल 19A जो है वो भी बाद में इंसर्ट किया गया एक आईनी तरमीम के तहत, और उसमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। हर एक को हक हासिल है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहे तो जो इदारा है सरकारी वो अपने मुतलका जो इंफॉर्मेशन है वो देने का पाबंद है। और इसी चीज का इजहार आज जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया कि उन्होंने आपको याद होगा कि पिछले कुछ अरसे से कुछ ऑडिट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा था, और वो कहते थे जी नहीं हम अबव ऑल हैं, हम नहीं दे सकते, आपके पास अकाउंटेबल नहीं है। इसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, वो जिस तरह मुख्तार साहब मौजूद है, आज इनका नाम भी चीफ जस्टिस साहब ने लिया कि इन्होंने फिर केस किया और मैटर जो है वो इनके पास आया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ना सिर्फ इनकी पिटीशन को अलाउ किया बल्कि यहाँ तक कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या रजिस्ट्रार है वो इनके एक्सपेंडिचर्स भी पे करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा लैंडमार्क ऑर्डर है या जजमेंट है जिसके तहत अब कोई भी इदारा मुल्की लेवल पे जो है वो आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि आज उन्होंने ये कोट किया कि आपको पहले ये होता था कि आपको क्यों इंफॉर्मेशन दी जाए, और अब ये कोट हो रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन क्यों ना दी जाए। तो ये बड़ा देखिए एक ही सेंटेंस में कितना बड़ा तजाद है, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये एक हेल्दी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया, अपने आप को अकाउंटेबल भी किया और अपने कोई बात नहीं छुपाई, और रीजन दी उन्होंने कि वो इदारे जो हुकूमत पाकिस्तान से इस मुल्क के शहरियों के टैक्सेस से तनख्वाहें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो उनसे बात छुपाएं जो कि उनको ये सब कुछ उनके दे पैसे जो आ रहे हैं। मैं वापस इस इशू की आता हूँ, मुख्तार साहब आपकी तरफ में आ जाता हूँ कि आप पटिशनर भी थे, आपका तस्करा भी हुआ। हम 19A की तरफ आते हैं, लेकिन इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है आर्टिकल 19 है और उसकी आज़ादियाँ भी हैं, ज़िम्मेदारी भी उसके अंदर तयन की गई है, लिमिटेशंस भी उसके अंदर मौजूद हैं कि आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन बेशुमार मौके ऐसे आए हैं कि आप एक हेल्दी या आप उस लिमिट के अंदर भी रहकर अगर तनकीद करते हैं तो फिर भी मीडिया को जब लाना होता है, आपको दबाव में लाना होता है, तो आप बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, आप उस तनाजुर के अंदर और जो आज का ये तकरीब थी और उसमें खिताब था, इसकी अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, और आपका बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि जमहूरी निज़ाम की जो बुनियाद है उसमें शहरियों की शमूलियत और शहरियों का जानने का हक और शहरियों की आज़ादियाँ शामिल हैं। अगर शहरियों को आज़ादी हासिल नहीं है कि वो बात कर सकें, वो मालूमात हासिल कर सकें, वो पब्लिक जो गवर्नमेंट है उनके मामलात पे तनकीद कर सकें, तो फिर हम इसको जमहूरी निज़ाम नहीं कहेंगे, इसको हम आमरीत ही कहेंगे। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही हो रहा है और अरसे दराज से हो रहा है। मतलब माजी में जितनी भी जमहूरी या हुकूमतें या डिक्टेटरशिप्स रही हैं, उसमें आपका जो सबसे पहला हक है मेरी नज़र में, मतलब जानने का हक जो है, ये एक सबसे पहला हक है। इसके बगैर आपकी कोई और आज़ादी या राइट जो है आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपके जिंदा रहने का हक भी मुतासर हो जाता है
अगर आपको जानने का हक हासिल ना हो। इसी तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो भी मुतासर हो जाता है अगर आपको जानने का हक हासिल ना हो। लेकिन हमारे यहाँ जानने का हक भी हासिल नहीं रहा है, और वो भी नीड टू नो बेसिस, जिसका आज चीफ जस्टिस साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वो कोई हम सवाल पूछते थे तो वो आगे से अफसर पूछता था कि आपको ये मालूमात क्यों चाहिए, तो आप साबित करें कि आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है या आपकी ये ज़रूरत है, तो फिर हम सोचेंगे। तो वो हमारा हक नहीं था, वो ऑफिसर्स की मर्जी थी कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दें या ना दें। और आज चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने उसका जिक्र किया है और मेरा भी जिक्र हुआ है उसमें, तो मैं यहाँ पे भी ये भी अर्ज करता चलूँ कि आर्टिकल 19A 2010 से हमारा आईनी हक है, लेकिन 2019 में मैंने जब सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन मांगी तो मुझे वो नहीं मिले, और अभी 2023 में अक्टूबर में आके वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उस पर फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्टिवली उसको रिजेस्ट किया। हालांकि आप देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से सबसे बड़ा जो इदारा है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है कि जिसको एनफोर्स करना होता है, लेकिन 1910 में ये फंडामेंटल राइट बना, 1923 में आके मेरी दरखास्त पे पहली दफा एक फैसला हुआ। 2023 वो भी ये पिछली सदी में चले जाएंगे हम तो, ब्रिटिश राज में 1910 और 1923 2010 और 2023 जी माजरत। तो मतलब आप देखिए कि 13 साल लगे कि मुल्क की आला अदालत को भी इस बात को तस्लीम करते हुए कि हम मालूमात देने के पाबंद हैं। और आप उसमें ये देखिए कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मेरी नजर में, मैंने तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है कि उसमें भी ये कहा गया है कि हम एक्ट के अंडर तो नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल 19A के तहत ये मालूमात दे रहे हैं। अब आर्टिकल 19A के तहत मालूमात मुझे तो मिल गई हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि किसी और बंदे को भी मिली हैं, किसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी हूं और उनको दे दी गई हूं। मेरी खुद इसके अलावा 2-3 इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहिबा के पास हैं, और उन पे अभी तक फैसला नहीं हुआ, उनको भी 1-2 माह हो। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की सूरत हाल के हवाले से, और जो आर्टिकल 19A और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज सारी तकरीब हुई। ब्रेक से पहले पाशा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, जो सवाल छोड़ के गया था, आइडल पोजीशन किसी माशरे में नहीं होती, बहुत जगहों पे है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं हम उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज़ तो हैं हम आप क्या समझते हैं कि इस मौके के ऊपर हम अगर इसको बेहतर बनाने के लिए आपकी नज़र में कि आपकी लीगल फ्रेटर्निटी है, मीडिया है, इवन एग्जेक्टिव है, कि कौन सा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एहसास हो और आज़ादी का भी एहसास हो, और इसको एज ए टूल यूज़ ना किया जा सके कि आम ट्विस्टिंग के लिए या अपने खा वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसके लिए जो ये बुनियादी आज़ादी है कि इसको कदगन ना लगाई जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए ऐसा? देखें, बड़ी थिन सी लाइन है आज़ादी राय के हवाले से कि कहाँ तक आपको आज़ादी हासिल है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, और कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ की गई है कि जिसको आप क्रॉस करेंगे तो वो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बजाय कुछ और बन जाएगा, जिसपे जो अगला बंदा, अगला इदारा या अगली शख्सियत जो है उसके हद तक इज्जत के हवाले से आ जाता ना, वो उसमें वो नफाल करे। तो ये एक बड़ी थिन सी लाइन है। ये जो करने वाले हैं, जो कंसर्न पर्सनैलिटीज हैं, उनको बहरहाल सोचना पड़ेगा, अपने आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, जिसको सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं, कि वो लगानी पड़ेगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ आज अभी आप अगर सारे वर्कशॉप को आज आप देखते सुनते तो उसमें यही चीजें थी कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो जब रिपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या फ्लॉज रह जाते हैं या उनको किस हद तक होना चाहिए। और मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि इसके लिए हम पाकिस्तान बार कौंसिल के लेवल पे या हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ लीगल है उसके हवाले से हम कोई वर्कशॉप जर्नलिस्ट के लिए भी मुनक्कद कराते हैं 1-2 रोजा, ताकि उनको ये पता चले कि आपने किस हद तक आगे जाना है। बाज़ औक़ात आपने देखा कि जज साहबान ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस कोई ऑब्जर्वेशन
देते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो सुबह बड़ी लीड बनी हुई होती है, हालांकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ अपनी मालूमात लेने के लिए वो वकला से कर रहे हो, लेकिन उसको फैसले के एक कड़ी बना के बता दिया जाता है कि बेंच इस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि एवोल्यूशन के प्रोसेस है और इसी एवोल्यूशन प्रोसेस से ही आगे बेहतरी आती है। एग्जेक्टिव के हवाले से भी तो कुछ किया जा सकता है, जब एग्जेक्टिव अपनी पावर्स को एक्सेसिवली यूज़ करती है, उससे तजावज़ कर जाती है। और बेशतर केसेस के अंदर हमने देखा कि बहुत कम केसेस हैं जिसके अंदर लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ गए और वहाँ पे वाकई ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ सज़ा भी हुई, लेकिन बेशतर केसेस जो हैं कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर ही फारिग हो जाते हैं अदालतों से, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो एक्सेसिव यूज़ कर रही होती है अपनी पावर्स का। देखिए, दो चीजें हैं जो बड़ी अहम है। एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है और हमेशा उसको मिस यूज करती है, एक एमपीओ ऑर्डर है जिसको दिल चाह एमपीओ 3 में या 16 में पाबंद करके 3 महीने के लिए अंदर कर दिया। अब उस पे उसके जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है कि आप पहले रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे कंसर्न चीफ सेक्रेटरी को, कंसर्न सेक्रेटरी होम को, वो फैसला करेगा तो फिर आप रिट में आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ पीटीआई के वर्कर्स को 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया, तो हाई कोर्ट ने उस प्रोसेस को भी स्किप किया बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए, और उन्होंने डायरेक्टली जब ये देखा कि कोई सब्सटेंस नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, उनका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा नहीं है, तो उनको रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। एक और आपने देखा होगा जिसको एग्जीक्यूटिव हमेशा मिस यूज करती है, और वो है 188 के तहत एफआईआर दर्ज करनी कि जी दफा 144 आयद कर दिया हमने और फलां बंदे ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको एग्जीक्यूटिव हर दौर में, चाहे वो मार्शल लॉ दौर है चाहे वो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, वो कहीं ना कहीं मिस यूज करते हैं। और मैं तो समझता हूं कि इन दोनों को कानून की किताबों से निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल आजादी सल्ब करने वाली बात है। अगर इसमें अगर बेहतरी लाई जाए तो वो भी बेहतरी लाई जा सकती है कि इसके इस्तेमाल पे इतनी रिस्ट्रिक्शन हो कि जो इस्तेमाल करने वाला है वो फिर सोच समझ कर इस्तेमाल करे। अगर ये प्रूफ होता है कि उसने गलत अप्लाई की है। मैं जरा मुख्तार साहब की तरफ आता हूं। मुख्तार साहब, आप चैलेंजेस सारे आपके सामने हैं, आप पिटीशन करते हैं, बार बार पिटीशन करते हैं, फैसले भी आपके हक में हो रहे हैं। इस स्टेज से अब आगे अगर हम बढ़ें तो आप क्या समझते हैं कि जो लीगल रिफॉर्म्स या इस कानून के अंदर कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि जो हर्डल इस वक्त भी आ रही हैं वो भी ख़त्म हो सकें? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो मसला ये है जिसका आज चीफ जस्टिस साहब ने भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा जी कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो वफाकी हुकूमत के ताबे इदारे हैं वो इस कानून के दायरे इख्तियार में आते हैं, लेकिन हमने मालूमात 19A के तहत दे दी हैं। मेरी राय में तो ये जो जजमेंट है इस हवाले से ठीक नहीं है, चूंकि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल कमीशन अंडर द फेडरल लॉ, और फेडरल लॉ आइन का आर्टिकल 260 है उसमें डिफाइंड है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो फेडरल पार्लियामेंट बनाती है वो फेडरल लॉ होता है, और वो जाहिर है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हुए एनी कोर्ट की डेफिनेशन से जो फेडरल लॉ के अंडर है उससे बाहर नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए ये व्यू, तो जो जुडिशरी है बहुत सारे मामलात में वो रीड इन और रीड आउट करते रहते हैं, तो इस फंडामेंटल राइट को रीड इन भी किया जा सकता था, जो उन्होंने इस मामले में नहीं किया, और इसी वजह से मैं रिव्यू में गया हूँ। लेकिन अब अगर ये मेरा रिव्यू फर्ज किया रिजेक्ट भी हो जाता है, तो फिर होना तो ये चाहिए कि या आइन कानून में तरमीम की जाए और उसमें वाज़ेह तौर पे लिख दिया जाए कि कानून इसमें सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स भी शामिल हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 19A के अंडर अपने रूल्स में तरमीम करके वो लिख दे कि हम 19A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके थ्रू हम ये मालूमात देंगे। मेरी मालूमात की हद तक आज तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में आर्टिकल 19A के हवाले से कोई रूल्स शामिल नहीं किए गए हैं, और यही सूरत हाल दीगर हाई कोर्ट। और जो डिसीजन में मेंशन मुख्तार साहब जो डिसीजन में मेंशन कर दिया उन्होंने कि हम 19A के तहत ये कर रहे हैं, तो
अल्टीमेटली ये एक ऑर्डर जो है कि वो बाकी आने वालों के लिए तो एक कानून की हैसियत बन जाएगा कि बाकियों को भी देना पड़ जाएगा फिर तो रूल्स में। वहां पे खालिद साहब एक एम्बिग्विटी है कि मुझे तो हुक्म दे दिया देने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चूंकि रूल्स में या उसका कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है, तो हर दफा जब एप्लीकेशन आएगी तो वो जुडिशियल साइड पे तो डिसाइड नहीं होगी, या तो जुडिशियल साइड पे डिसाइड। लेकिन वंस फॉर ऑल जो है कि वो लॉ के अंदर या आयन के अंदर इसको जो है कि मेंशन कर देना चाहिए। एग्जैक्टली तो एक तो मतलब ये मामला है, लेकिन इसमें और भी कुछ कमजोरियां हैं। अभी इस कानून में मिसाल के तौर पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट एक्सक्लूजन्स की दी हुई है, एक एक्सेप्शंस की लिस्ट दी हुई है, जिनको रिवाइज करने की जरूरत है। चूंकि जो अच्छा कानून है जैसे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कानून है या हमारे पड़ोस में इंडिया में, उनमें कोई एक्सक्लूजन्स की लिस्ट नहीं है, सिर्फ वो उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। चले, बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद अली साहब आपका भी, और हसन रजा पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के हवाले से और ख़ास तौर पर आज़ादी इजहार और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के इशूज़ के ऊपर आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।